आज की क्लास में हमने ये पेपर, मैंने आपको कल ये सेंड किया था पेपर, और आपको कहा था कि आप इसको एज अ टेस्ट के तौर पर कीजिएगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2022 का। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं। सबसे पहले कह रहे जी कि स्पीशीज सच एज अमोनियम आयन, कार्बोनेट आयन एंड फॉस्फेट आयन आर द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। देखें इसके अंदर तो असल में देखें मॉलिक्यूल का वर्ड जहां यूज होता है इसका मतलब है उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग है, राइट। कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो असल में आपको आयन नजर आ रहा है, लेकिन इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्डिंग है वो तो कोवेलेंट है ना, तो इसलिए इसको मॉलिक्यूलर आयन बोल रहे हैं कि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग भी और प्लस और नेगेटिव का साइन भी आपको नजर आ रहा है, तो दिस इज मॉलिक्यूलर आयन। अब वो कह रहे हैं कि आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स बोथ इन्वॉल्व an electrostatic attraction between different species. Identify the species that are electrostatically attracted. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्टेड का मतलब होता है कि जो चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन होती है। तो बताएं जी कि आयनिक बॉन्ड में जो अट्रैक्शन होगी वो कहाँ पर होगी और किसके दरमियान होगी आयनिक बॉन्ड में। तो आयनिक बॉन्ड में आपको बेटा बताया, जिस तरह आपके पास एक पॉजिटिव है ना Na+ और Cl-, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होती है वो ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान होती है, केटाइन और एनाइन के दरमियान होती है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द स्पीशीज, उन स्पीशीज के नाम बताएं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं ना, केटाइन एंड एनाइन, केटाइन एंड एनाइन। या ये भी लिख सकते हैं बेटा कि ऑपोजिटली चार्ज आइंस, ठीक है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड को जरा देखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस वजह से होती है। देखें ये एक हाइड्रोजन है, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये मेरा दूसरा हाइड्रोजन और ये उसका इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये जो एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ना और जो दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये असल में इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ही खींचते हैं। तो क्या यहाँ पर भी बेटा जो अट्रैक्शन हो रही है, जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। लेकिन यहाँ आइंस नहीं आप कहेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे जो अट्रैक्शन है ना कोवेलेंट बॉन्ड में वो न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान है। न्यूक्लियस एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ना ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो स्पीशीज, स्पीशीज से मुराद आपने एग्जैक्ट वो चीज बतानी है कि जो अट्रैक्ट कर रही है। तो एक न्यूक्लियस है और एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा shared pair of electron, shared pair of electron and two nuclei, ठीक है जी। देखो ना, ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं दोनों। इस तरह से ये दो एटम्स आप इसमें बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, कंप्लीट द टेबल 1.1 टू शो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर आयन। अब देखो आपको यहाँ पर एक प्लस का साइन नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये होगा कि एक प्रोटॉन ज्यादा है, वन मोर प्रोटॉन। इसमें क्या होगा, वन प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा होगा। अब आप टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दो। देखो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में कितने होते हैं भाई, नाइट्रोजन इस तरह होता है ना 7, तो नाइट्रोजन के पास 7 है और 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर H। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 11 प्रोटॉन्स हो गए, ये लिखने हैं आपको। इस तरह अब अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखो ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन एक कम होगा बस, H+ है ना, प्लस का मतलब है वन मोर प्रोटॉन, तो आप इलेक्ट्रॉन 10 कर दो। कैसे 10 हो रहे हैं देखो, नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये जो 3 हाइड्रोजन थे ना बेटा, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे थे ना, जो 3 हाइड्रोजन है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ये देखो। लेकिन एक H+ आया था, इस H+ का अपना इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है ना। तो अब अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो आपको समझ आ जाएगी कि नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में, सॉरी, नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 5, तो 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हो गए हैं। और ये 8 9 और 10, 3 हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन है। जो चौथा हाइड्रोजन है वो तो डेटिव बॉन्ड बना रहा है ना, वो तो H+ के फॉर्म में आया था, ठीक है। तो इसलिए बेटा वैसे आप जुबानी भी कर सकते हैं, बस 11 प्रोटॉन है तो एक 11 प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आपने कम करना है। अब कार्बोनेट पे देखो, कार्बोनेट में 6 प्रोटॉन्स हैं, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और ईच ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन, ठीक है। तो इसको आपने टाइम्स 3 करना है। तो 8 3 जा 24 प्रोटॉन्स, 24 प्रोटॉन्स ऑक्सीजन के हो गए, 24 + 6 30 प्रोटॉन्स, 30 प्रोटॉन्स आ गए।
अब देखो नेगेटिव है ना, तो 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स 2 ज्यादा होंगे, बस काउंट करने की जरूरत नहीं है, 32 इलेक्ट्रॉन लिख दो क्योंकि ऊपर 2 बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इस तरह फॉस्फेट पे देखो बेटा, PO4 3 फॉस्फेट, फास्फोरस के पास 15 आगे बेटा प्रोटॉन, ठीक है, और ईच ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन टाइम्स 4 करना है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, जरा इसको आप काउंट कीजिएगा बेटा। ये आपके पास बन रहे हैं जो प्रोटॉन है वो 47, 47 प्रोटॉन्स हैं। अब देखो आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की जरूरत नहीं है, 3 ज्यादा है ना, 3 का मतलब है 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स, तो 47 के बजाय आप 50 इलेक्ट्रॉन लिख दोगे, तो आपको 3 मार्क्स के मिल जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिफाइन ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। ये साइंटिस्ट का नाम है, 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था एसिड बेस का। डेफिनेशन वही है कि एसिड इज प्रोटॉन डोनर, एसिड इज प्रोटॉन डोनर, ठीक है जी, ये प्रोटॉन डोनर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हेन अमोनियम आयन इज हीटेड विद NaOH अ पंजेंट गैस इज प्रोड्यूस, राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कल भी बेटा ये बातें डिस्कस हुई थी, फिर सुन लें कि जो अमोनियम आयन होता है ना, अमोनियम आयन दिस इज एसिडिक इन नेचर। क्यों बेटा? इट कैन डोनेट द प्रोटॉन, ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है ना, तो ये एसिडिक है, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। अब वो देखो अमोनियम आयन का रिएक्शन किससे करवा रहा है? NaOH के साथ। NaOH का OH माइनस आएगा, OH माइनस क्या करेगा? इस NH4 प्लस से H प्लस गेन कर लेगा, तो वाटर बन जाएगा और पीछे अमोनिया बन जाएगी, है ना। तो आपको ये बेटा इक्वेशन यहाँ लिखनी है, आयनिक इक्वेशन, कि NH4 प्लस, और जो इसमें बेटा आपका OH माइनस है ये आएगा इधर, क्योंकि आयनिक इक्वेशन लिखनी है ना आपने। तो OH माइनस आपके स्पीशीज जो है ना, दोनों रिएक्टेंट्स आयंस में होने चाहिए। अब ये OH माइनस अमोनियम से H प्लस गेन कर लेगा, तो वाटर में चला जाएगा और पीछे अमोनिया गैस जो कि बेसिक इन नेचर होती है, ठीक है, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द नाइट्रोजन एटम इन NH4 प्लस इज sp3 हाइब्रिडाइज। किस तरह सुन लो भाई, कि अमोनिया हो या अमोनियम हो, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आपको फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला देख लो। नंबर ऑफ अटैच एटम्स, नंबर ऑफ अटैच एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये बेटा फॉर्मूला याद कर लो आज के बाद। जब भी हाइब्रिडाइजेशन बतानी हो ना, हाइब्रिडाइजेशन ये होती है कि बॉन्ड बनाते वक्त इसके कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए थे बॉन्ड बनाने से पहले। तो अब नाइट्रोजन का चेक करना है आपने, तो नाइट्रोजन के साथ अटैच एटम्स कितने हैं? 3 हैं। लोन पेयर कितना है? 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सिंग में इन्वॉल्व है बेटा। एक तो एस होगा ही होगा, एक एस ऑर्बिटल और 3 पी, तब ये जाकर 4 बनेंगे ना। तो इसलिए इसमें लिखा होगा अमोनियम आयन इज sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 ऑर्बिटल फॉर्म फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ 1 2s, एक 2s ऑर्बिटल होगा, ये देखें एक s ऑर्बिटल है, और 3 जो है p के ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। स्केच द शेप ऑफ 2s एंड 2px, बट पता है सबको कि s जो है वो स्फेरिकल इन शेप होता है, तो आपने s की स्फेरिकल शेप ड्रॉ करनी है ऐसे करके, और जो px है इसको x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दो भाई, ऐसे करके, ऐसे, बस खत्म। ये करना है आपने इसमें। नेक्स्ट देखें। देयर आर मेनी नेचुरली अकरिंग हाइड्रेटेड कंपाउंड्स दैट कंटेन एनाइन फॉस्फेट, नेम दी। अच्छा, इसने इसका नाम पूछा है, वैसे इस तरह की क्वेश्चन काफी कम पूछता है भाई। नाम इसने पूछा है PO4 3 का, तो इसको आपने कहना है फॉस्फेट। और आगे अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दें तो बहुत अच्छी बात है। देखो इस तरह होता है ना, ये PO4 3 है, ऑक्सीजन हैज 2 चार्ज, तो 4 2 जा 8 माइनस, नेट आंसर 3 माइनस लाना है आपने। तो फास्फोरस पर क्या चार्ज होगा? +5। फास्फोरस जैसे भी 5th ग्रुप में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसलिए फॉस्फेट 5, ठीक है। 5 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा स्ट्रूवाइट is a soft hydrated mineral with molecular formula this, the anhydrous form of the mineral has formula this। अब देखें, उसने ना ऊपर जो आपको बताया ना, ये हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि जो NH4 Mg PO4 .XH2O, इसका बताया बस ने। कह रहे इस सारे का MRR है 245.3, लेकिन आपको असल में ये नहीं पता कि ये एक्स कितना है, ठीक है। तो आप
वो कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने यही एक्स बताना है कि यहाँ एक्स कितना है, गिव और हाइड्रेटेड कहते हैं ऐसे सॉल्ट को जिसमें वाटर ऐड हो। गिव योर आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर, शो योर वर्किंग। इस तरह करो भाई कि आप ना इसका एमआर निकाल लो, NH4 MgPO4 का विदाउट वाटर क्या मैस आ रहा है इसका। विदाउट वाटर जरा मैस निकालेंगे जी, मैं आपको बताता हूँ। 16 × 4 कर लो, ऑक्सीजन का 64 हो गया, ठीक है, इसका एमआर निकाल रहा हूँ। प्लस 31 कर लो फास्फोरस का, फिर और प्लस 137 आ 24 कर लो, ठीक है। मैग्नीशियम 24.3 है, +4 +14 कितना कह रहे हो बेटा, 137.3, ठीक है। अब बेटा अगर आप इसका डिफरेंस निकालो ना, अगर आप इसका डिफरेंस निकालो तो वो किसका मैस आएगा, वाटर का मैस आएगा। आप जरा इसको माइनस कर दो, 245.3 -137.3, तो देखना 245.3 -137.3, तो आपके पास आ रहा है 108। ये 108 पता है क्या है, ये मैस ऑफ वाटर है। मैस ऑफ वाटर कितना आ रहा है, 108। बस इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स, मैस ओवर एम आर। वाटर का एमआर कितना होता है, 18 होता है बेटा, 6। तो आपको पता चल जाएगा ये वाटर जो है यहाँ पर X6 है, तो ये होगा जी NH4 MgPO4.6H2O। ये वो बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा था, ठीक है जी। तो सिंपल क्या किया, पहले मैंने जो उसका हाइड्रेटेड था उसका एमआर उसने दिया हुआ था, एनहाइड्रस विदाउट वाटर मैंने मैस निकाल लिया, उन दोनों को माइनस किया तो वाटर का मैस आ गया। जो वाटर का मैस आएगा उसको एमआर से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे, और ये जो मोल्स होंगे यही आपका एक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है OH आइन रिएक्ट विद 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इन एन SN1 रिएक्शन। ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन ना, ये कहीं सेकेंडरी टाइप लग रहा है, देखो जरा, प्रोपेन 3 कार्बन है, 1 2 3, और ये आपका कार्बन 2 पर ब्रोमीन है और कार्बन 2 पर मिथाइल भी है, ये है जी। ये देखिएगा, ये आपका टर्शरी है, और टर्शरी आपको पता है कि कौन सा मैकेनिज्म देता है, SN1 मैकेनिज्म देता है। तो मॉलिक्यूलर आइन फॉर्म एज इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, ड्रॉ द मैकेनिज्म फॉर द SN1। ठीक है जी, मैकेनिज्म करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं, ये रिएक्टेंट वाली साइड पर। पता नहीं बेटा पहले स्टेप में क्या होता था, कि क्योंकि हम कहते थे कि ये इसमें ना बल्कि ग्रुप्स आर अटैच, ना बल्कि ग्रुप्स आर अटैच, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अप्रोच नहीं करेगा। तो पहले स्टेप में ये करते थे कि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को हम ब्रेक करते थे, ये आयोनाइज होता था, डिसोसिएट हो जाता था, ठीक है। तो आपके पास बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड आयन रिलीज हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, अब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा ये OH माइनस अब आएगा भाई, जो OH माइनस है ना ये अब आकर यहाँ अटैक करेगा, और ये आपके पास बेटा बनेगा, ठीक है जी। Br माइनस अब बेशक यहाँ लिख दो कि ये यहाँ से रिलीज हो गया, ये जो नहीं भी लिखेंगे क्योंकि ये मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं है। मैकेनिज्म के अंदर आपने चार्जेस डायपोल लोन पेयर करली एरो शो करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें, ये बेटा एरो मस्ट है, ये वाला एरो, कि कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, ये आपने लाजमी मेंशन करना है इसमें, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज अ टर्शियरी ब्रोमो अल्केन, डिफाइन टर्शियरी ब्रोमो अल्केन। अच्छा, वैसे तो बेटा हम बच्चों को समझाने के लिए हम कह देते हैं कि दिस इज अल्फा कार्बन, कि अल्फा कार्बन हैज 3 अल्काइल ग्रुप्स या 3 कार्बन, ठीक है। तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। इसी तरह आप अगर हेलोजन एल्केन की बात करो तो आप इसको अल्फा कार्बन कहते हो, और कहते हो अल्फा कार्बन हैज 3। लेकिन बेस्ट ये कि आप बता दो उसको अल्फा कार्बन के बजाय आपका ये जो CBr में कार्बन है ना, द कार्बन इन CBr बॉन्ड इज फर्दर अटैच टू 3 कार्बन एटम। इसमें देखेंगे द CBr कार्बन, जो CBr कार्बन है, इज फर्दर अटैच विद 3 कार्बन एटम्स। इसकी वजह से क्या है जी, ये टर्शियरी हेलोजन एल्केन है, ठीक है। और इसमें आपको पता है निशानी के तौर पर आपको ये भी बताया गया होगा कि
टर्शियरी हैलोजन एल्केन में नो हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन हैज नो हाइड्रोजन। लेकिन आपने बेस्ट ये कि आप इस तरह बताओ कि जो CBr बॉन्ड है इसका जो कार्बन है ये फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है। ऑर्गेनिक कंपाउंड M, व्हेन organic compound M forms when 2-bromo-2-methyl propane is heated with ethanolic NaOH। देखो जी ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको हम दोबारा लिखते हैं नीचे, 2-bromo-2-methyl propane, ये है जी आपके पास, थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखते हैं ऐसे। अब देखो एथेनोलिक NaOH में कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि ये अल्कोहलिक NaOH ना ये एज अ बेस काम करता है, इसकी नेचर क्या होती है, एज अ बेस। और ये जो बेस होता है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, बीटा कार्बन से। ये आपका अगर अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बेटा, मैं चले इस हाइड्रोजन को टारगेट करता हूँ, वेट, इसको करता हूँ बेटा, इसको, ये भी क्योंकि सारे बीटा हाइड्रोजन है ना। अब पता क्या होगा, ये OH इस बीटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ऐसे। और ये जो बॉन्ड है बेटा, ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अल्फा बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड और कार्बन ब्रोमीन यहां से लीव कर जाएगा। तो आप ये देखो कि बिल्कुल उसी तरह जो हमने कल भी किया था बेटा पेपर में, जिसमें वो कह रहा था कि एलिमिनेशन, इसको हम कह रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन ना, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, एक H और एक Br। इसका तरीका क्या होता है एलिमिनेट करने का, फिर सुन लो कि जो अल्कोहलिक OH होगा ना, अल्कोहलिक OH अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पर। बीटा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है, जो अल्फा कार्बन के साथ अटैक होगा। जो अल्फा कार्बन के साथ कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है, और बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को हम बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो OH बीटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये अल्फा बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब आपके पास देखो डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है भाई, CH2, ये आपके पास डबल बॉन्ड बनेगा CH2, इधर भाई, इधर डबल बॉन्ड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, ये बन रहा है जी, ठीक है। अब आते हैं जी आगे हम, the chlorides of some of the period 3 elements are shown in the table। अच्छा, इसमें जो आपको प्रॉब्लम होगा ना वो जरा मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड में, तो वो पहले सुन लें बेटा। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो कभी आप कहेंगे यार हमें कभी AlCl3 बताया जाता है, कभी Al2Cl6 बताया जाता है, तो अब गौर से सुनिएगा, Al2Cl6 इज अ डाइमर, ये डाइमर है। डाइमर कहते हैं जब दो मॉलिक्यूल्स, जब दो AlCl3 मिक्स होंगे तो फिर Al2Cl6 बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा होता ये है कि AlCl3 के बारे में याद रखें, दिस इज आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड है। Al2Cl6 को याद रखने का तरीका बता देता हूँ बेटा, आपने एग्जाम में और आपने अपनी क्लास के अंदर भी बहुत दफा Al2Cl6 का डॉट एंड क्रॉस बनाया होगा, तो मेरा ख्याल है वहां से आपको याद रह जाना चाहिए कि ये जो Al2Cl6 है ना, देखिए इस तरह आपने बनाया होगा ना, इस तरह करके डॉट एंड क्रॉस, याद आ रहा है ना बेटा, इस तरह आपने Al2Cl6, तो Al2Cl6 में तो आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे होते हैं, तो जब भी Al2Cl6 पूछेगा तो आपने बताना है ये कोवलेंट है। तो एक तो बेटा आपको ये याद रखना है, इसको आप याद कर लो आज के बाद कि AlCl3 इज आयोनिक एंड Al2Cl6 इज कोवलेंट। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पीरियड 3 क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड बड़ा क्लियर है, दो ऑपोजिटली चार्ज आइंस के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, और जनरली आपने जो याद किया होता है मेटल नॉन मेटल, तो ये आयोनिक होगा। तो इसके लिए बेटा आपने आयोनिक के लिए आपने आई यूज करना है, मेटेलिक के लिए M और कोवलेंट के लिए C। तो ये बॉन्डिंग इसकी आयोनिक है तो मैं आई। AlCl3 आपको बताया AlCl3 आयोनिक, अलाउ करता है अगर कोई बच्चा कोवलेंट लिखेगा, लेकिन आगे जाके फंस जाएंगे, इसलिए याद रखें बस आयोनिक कर लें, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बताना होगा तो आपको एक स्टेटमेंट याद की होगी आप लोगों ने कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना उनके जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको आप आयोनिक कहें। SaCl4, पर देखो SaCl4 बोथ आर नॉन मेटल्स ना, दोनों नॉन मेटल्स हैं, आपको पता है नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट होती है, कोवलेंट। PCl5 बोथ आर नॉन मेटल्स, ये भी कोवलेंट है, ठीक है, आगे सारे कोवलेंट। स्ट्रक्चर से मुराद क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चर से मुराद उसकी दो चीजें होती हैं, सिंपल या जाइंट, इसमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करना होता है। तो ऑल आयोनिक कंपाउंड हैव अ जाइंट स्ट्रक्चर,
तो जाइंट के लिए जी, एस के लिए, सिंपल के लिए एस। तो जितने भी बेटा आपके आयोनिक होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स या जितने आपके मेटल्स होते हैं, उनके जाइंट स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें नंबर ऑफ एटम्स फिक्स नहीं होते, उनका कोई स्पेसिफिक फार्मूला भी नहीं होता। ये जो आपको फार्मूलाज नजर आ रहे हैं, ये रेशियो है। इस तरह AlCl3, अब देखिए AlCl3 को मैंने आयोनिक कहा हुआ है ना, तो ऑल आयोनिक कंपाउंड हैव अ जाइंट स्ट्रक्चर। ऐसे ही Cl4, भाई ऐसे ही Cl4 देखें, बस इतना सही है, आगे सेपरेट तो नहीं हो रहा ना, स्मॉल मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स, तो ये आपका सिंपल है। PCl5 आपका बेटा एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्योंकि देखिए इसमें आगे सेपरेटिंग नहीं हो रही, आगे सेपरेट नहीं हो रहा, बस PCl5 एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, तो ये भी आपका सिंपल होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, तो आपने बेटा इसमें पीरियड 3 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। सोडियम की बताएंगे जी, सोडियम की, क्योंकि क्लोरीन आपको पता है -1 है, तो सोडियम 1 प्लस फिक्स है इसकी। एल्यूमिनियम Cl-1 है, -3, तो एल्यूमिनियम +3 हो गया। -1 -4, तो सिलिकॉन +4 हो जाएगा बेटा। PCl5 में Cl-1 -5, अच्छा ये आप कहेंगे मैं -1 क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ बेटा, जब दो एलिमेंट्स, दो नॉन मेटेरियल्स बॉन्ड बनाते हैं, तो आप माइनस किसको रखते हैं, जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको आप माइनस का नंबर असाइन करते हैं, ठीक है जी। तो फास्फोरस आपका +5 हो जाएगा। PCl3 में देखें, PCl3 में -1 -3, फास्फोरस +3 हो गया। और S और Cl2 में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, -2, और ये +2 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, रिड्यूस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट इन ईच क्लोराइड, ये हो गया बेटा। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ NaCl एंड PCl5 विद वाटर, बेटा आपको पता है NaCl को वाटर में डालो ना, तो NaCl वाटर से रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो आपको NaCl किस तरह लिखना है, जब NaCl को वाटर में डालोगे, इंक्लूड स्टेट सिंबल्स इन बोथ इक्वेशन, तो NaCl सॉलिड है, इसको आप वाटर में डालो एक्वस फॉर्म में, तो Na+ एक्वस, Cl- एक्वस, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर PCl5 जो है, ये भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, याद रखिएगा। PCl5 इज सॉलिड एंड PCl3 इज लिक्विड। PCl3 लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, PCl5 क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसको अगर आप वाटर में डालोगे, क्योंकि इसका तो रिएक्शन बेटा वाटर बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो PCl5 ना, अच्छा आप कहेंगे ऊपर वाटर क्यों नहीं लिखा, ऊपर सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा बेटा। जब डिसॉल्व हो रहा हो ना, तो वाटर एज अ रिएक्टेंट तो काम नहीं कर रहा ना, बस फिर आपको वाटर लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे पता है क्या हो रहा है, नीचे PCl5 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो लिहाजा इसलिए आपको अब H2O बैलेंस करके लिखने होंगे। तो पहली चीज देखो, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, आपको समझ आएगी होगी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। और ये आपका बेटा फास्फोरस एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, ये क्या बनाएंगे, H3PO4 बनाएंगे। पहले तो ये समझ लो ना कि PCl5 की जब वाटर में डालते हैं तो दो एसिड बनते हैं, एक हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है और एक H3PO4 बनता है। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे, आपके पास बेटा PCl5 में 5 क्लोरीन है, तो यहाँ 5 HCl लग जाएगा। अब देखो 5 हाइड्रोजन इधर और 3 इधर, टोटल कितने हो गए, 8 ना, 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ 4H2O लगा दो। और अब आप मेरा हाल चेक करो, आपकी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, स्टेट सिंबल्स डालने हैं। H3PO4 भी वाटर सॉल्युबल है और HCl भी वाटर सॉल्युबल है, दोनों के नीचे एक्वस एक्वस लिखना है, ठीक है जी। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ, इन द गैस फेज AlCl3 एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम विद Al2Cl6, ये देखें जी, ये AlCl3 और Al2Cl6 का इक्विलिब्रियम है इन गैशियस फॉर्म, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब याद रखिएगा, AlCl3 आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, और Al2Cl6 आपके राइट हैंड साइड पर आ रहा है, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है। और ये डेफिनेटली जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश किया होगा, ये थोड़ा हाई टेम्परेचर पर किया होगा, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज तो AlCl3 आयोनिक कंपाउंड, तो ये सॉलिड होता है ना रूम टेम्परेचर पर, तो आपने इसको थोड़ा हीट दी होगी ताकि ये गैस में कन्वर्ट हो जाए। जब आप इसको हीट देते हैं तो ये दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इन गैसियस फॉर्म AlCl3 एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम, दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अब कह रहे हैं कंप्लीट द डायग्राम टू शो बॉन्डिंग इन Al2Cl6। देखो पहले तो मैं बच्चों को ये इस तरह याद करवाता हूँ कि Al2Cl6 ना, इसकी बॉन्डिंग इस तरह होती है, ये एक AlCl3 है, आपको पता है ना इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कंप्लीट नहीं है,
ये बात तो आप सबको पता होगी, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखो ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, सपोज ऐसे है ना। अब देखो एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अब आप दूसरा एल्यूमिनियम ऐसे लिखो, दूसरा AlCl3 ऐसे लिखो कि जो एक AlCl3 है ना, इसके क्लोरीन के सामने दूसरे का एल्यूमिनियम आया, ऐसे ऐसे लिखना है। ये देखो इस तरीके से। अब क्या होगा बेटा, ये जो क्लोरीन है ना, ये उसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाएगा, और ये जो क्लोरीन को लोन करेगी उसके साथ डेटिव। बेसिकली ये स्ट्रक्चर आपने नीचे भी बना, ठीक है। तो इसका तरीका जरा देखो, मैं जो बच्चों को बताता हूँ, ये तो एक बेस्ट तरीका ये है, ठीक है। अब इसने ये किया है कि खुद एक शेप बनाकर दे दी है, तो अब इसकी एक और ओरिएंटेशन दी है। एक तो इस तरीके से बेटा याद कर लो, एक तो ये याद कर लो Al2Cl6 बनाने के लिए इस तरह, और दूसरा इस तरह बनाओ, ये इसके साथ डेटिव बॉन्ड, ये इसके साथ। दूसरा तरीका ये है जो अभी हम करेंगे, एक एल्यूमिनियम ये और बेटा दूसरा एल्यूमिनियम ये है ना, तो एक एल्यूमिनियम के जो 3 क्लोरीन होंगे, देखना जरा, 1 2 3, तीसरा इन दोनों के दरमियान ऐसे। और इस तरह बेटा जो दूसरा एल्यूमिनियम होगा ना इसका, 1 2, तीसरा इस तरह आपने करना है। अब बेटा हम यहाँ पर इस तरह काम करते हैं, मैं एक, अच्छा याद रखिए जो दो एल्यूमिनियम होंगे ना, इनकी बाउंड्री आपस में टच नहीं होनी चाहिए बेटा, इनकी बाउंड्री आपस में टच नहीं होनी चाहिए, वरना गलत कर बैठेंगे फिर सारा का। ये बन गया। अब इसका एक क्लोरीन बेटा इधर आएगा ऐसे, एक क्लोरीन आप यहां डाल दो बेटा इसका ऐसे, और एक क्लोरीन बेटा आप इधर डाल दो इसका ऐसे। अच्छा जो ब्लैक वाला है उसका एक क्लोरीन इधर आ जाएगा। अब देखें, ये एक एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहाँ पर कोई हम एल्यूमिनियम के लिए क्रॉस यूज करते हैं, 1 2, और ये आपका 3, ठीक है जी। और ये क्लोरीन के लिए बेटा डॉट लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और जो ब्लैक वाले हैं इसको देख लें बेटा, ये आपने एल्यूमिनियम के पहले 3 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, और ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देख सकते हैं कि दोनों एल्यूमिनियम के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन इक्वेशन 1, एक्सप्लेन योर आंसर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बेटा, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब इस तरह हो रहा है, 2AlCl3 गैस, Al2Cl6, और बेटा इसमें जब ये रिएक्शन होगा तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप ये, दिस इज एक्सोथर्मिक ना, और आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन तो बैकवर्ड जाएगा भाई, रिएक्शन तो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा। तो स्टेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आप बताएंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, जिसमें वो आपसे कैलकुलेशन पूछ रहा है, कह रहा है कि a 3.30 ग्राम सैंपल ऑफ पीरियड 3 क्लोराइड is heated to 500 Kelvin in a sealed flask. At this temperature, the chloride is a gas of volume 250 cubic centimeter and a pressure in the flask is 3 to 3 kilopascals. Use the ideal gas to calculate the MR. बड़ा आसान है, बस इसमें आपको यूनिट्स कन्वर्जन पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम जो है ना आपने क्यूबिक मीटर में लेके जाना है, और प्रेशर बेटा आपने पास्कल्स में लेके जाना है, टेम्परेचर जो है आपने केल्विन में लेके जाना है। अब देखो यहाँ पर जो उसने वॉल्यूम लिया हुआ है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया हुआ है ना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर से क्यूबिक मीटर में जाने के लिए आप इसको डिवाइड करोगे 10 की पावर 6 से। अच्छा ये जो इसने किलो पास्कल में दिया हुआ है,
किलो पास्कल से पास्कल्स में जाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ठीक है। और टेम्परेचर उसने बेटा दिया हुआ है आपके पास केल्विन में ही, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ पर एम आर निकालोगे। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, एन को ओपन कर लो, एन इज द नंबर ऑफ मोल ना, तो मैस इन ग्राम ओवर एम आर आर टी। और आपने बेटा एम आर निकालना है, एम आर को अपना सब्जेक्ट बना लो, एम आर टी डिवाइडेड बाई पीवी। और अब देखें एम आर इज इक्वल टू मैस कितना आ रहा है 3.30, आर कितना है 8.31, टेम्परेचर कितनी है बेटा, आर की वैल्यू उसने दी होगी, ठीक है, डाटा में दी होगी बिल्कुल पेपर के एंड पर। और टेम्परेचर इन केल्विन कितना है 500 केल्विन डिवाइडेड बाय पी, प्रेशर कितना है 323। और एक किलो को आपने किलो पास्कल को पास्कल में तो मल्टीप्लाई बाय 1000। और वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम उसने दिया है 250। 250 को बेटा आपने डिवाइड करना है 10 की पावर 6 से, तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ ना, 10 रेज़ टू पावर -6, ठीक है ना, ये डिवाइड किया बेसिकली 250 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 6। अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लें। क्या आंसर आ रहा है, कोई बच्चा बताएगा? शाबाश। सर 196.8, ठीक है, सॉरी कोई सॉरी और बच्चा भी बता। 169.8, 159.8, कोई और बच्चे बेटा बताए, कोई और बच्चा 169, भी एक दफा। 169.8। ओके, 169.8, 170 आ गया तकरीबन। अब बेटा आपने एम आर तो निकाल लिया 170। अब फॉर्मूला ऑफ पीरियड थ्री क्लोराइड्स में क्या आते हैं, NaCl आता है, MgCl2 आता है, AlCl3 आता है, और आपके पास SiCl4 आता है, PCl5। अब आप जरा इसमें हिट एंड ट्रायल चेक करें कि किसका एमआर इसके इक्वल आ रहा है भाई, किसका एमआर 170 के इक्वल आ रहा है। सोडियम क्लोराइड का पता है कितना आता है, 58.5 आता है तकरीबन। MgCl2 का आप चेक करें ना, क्लोरीन होता है 35.5, इसको टाइम्स 2 करें तो 70 हो जाएगा, और इसमें 24.3 ऐड कर दें तो वो तो 170 नहीं बन रहा। इस तरह AlCl3 में देखें 35.5 है, 35.5 टाइम्स 3 करें और उसमें 27 ऐड कर दें तो ये तो 133 बन रहा है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को देखते हैं 35.5 टाइम्स 4 प्लस 28, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये बेटा बन रहा है। SaCl4 का एमआर 170 के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। an excess of chloride ion is added to 1 cubic centimeter of bromine। पर ये इस तरह के क्वेश्चन है जो आपने ओ लेवल्स में भी किए हुए थे, कि जिसमें आप हेलोजेंस कहते थे ना, कि हेलोजेंस जो ऊपर वाले हेलोजेंस हैं वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं कर सकते, वही चीज है, लेकिन अब आपको थोड़ा डिटेल में आंसर देना है। देखो ये क्लोराइड है एक्वस फॉर्म में, इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ वो करवा रहा है। अगर मैं इसके ऑपोजिट रिएक्शन करवाऊं ना, पहले ब्रोमाइड एक्वस NCl2, तो पता है क्या होगा, क्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन को फिलहाल निकाल दें तो क्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, ठीक है। तो जितना एटम का साइज छोटा होता है उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन उतना रेडिली वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अगर ब्रोमाइड होता ना और क्लोरीन का रिएक्शन, तो क्लोरीन ने पता है क्या करना था, ब्रोमाइड से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेने थे, और आपके पास बनना था 2Cl- और ब्रोमाइड Br2 बन जाना था, Br2 ऑरेंज सोल्यूशन आपको दिखना था। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो रहा है। क्या ब्रोमीन जो कि बिगर साइज का एटम है, क्या वो अपने स्मॉल साइज वाले एटम से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ब्रोमीन इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बेटा, इसलिए वो क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकेगा, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन किससे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? आयोडाइड से। अगर आयोडाइड होता ना तो बिल्कुल मैंने कहना था रिएक्शन होगा, ब्रोमाइड बन जाएगा और यहाँ आयोडीन बनेगा, क्योंकि ब्रोमीन अपने से बिगर साइज वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। तो अब लिहाजा आप यहाँ क्या बताएंगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो कह रहे हैं डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व। बेटा जो ब्रोमीन का सॉल्यूशन है ना, जो ब्रोमीन के सॉल्यूशन का कलर है ऑरेंज कलर, विल रिमेन अनचेंज। अच्छा, ये जो एक्वस होता है ना, जब
एक्वस, तो ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर ये बिल्कुल प्योर ब्रोमीन होता तो ये रेडिश ब्राउन होना था, ठीक है। तो ऑरेंज कलर, अब यहाँ लिख देंगे ऑरेंज कलर will remain unchanged as bromine cannot oxidize the chloride। क्लोराइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, उससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। SCl2, SCl2 है जिसका MR103 है, इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड SBr2 जिसका MR ज्यादा है, गैस। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब जनरली रूल पता क्या है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, उसमें IMF ज्यादा होती है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसमें IMF भी कम होगी। लेकिन यहाँ आपको ये बात उसके ऑपोजिट नजर आ रही है। SCl2 देखो, SCl2 इसके पास लेसर इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन लिक्विड है, इसका मतलब IMF स्ट्रॉन्गर है। SBr2 इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें IMF स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए थी लेकिन ये गैस है, तो यहाँ उल्टा काम हो रहा है ना। तो इसलिए अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि वैसे तो रूल बेटा ये है कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द IMF, लेकिन यहाँ पर देखो SCl2 MR103.1 liquid at room temperature, SBr2 MR191.9 gas at room temperature, explain the difference in the physical state of S। अब आपने इन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा किसी और एंगल से सोचना है बेटा, तो अब आप पोलैरिटी की बेस पर सोचोगे। इसमें देखो कौन ज्यादा पोलर है। SCl2 में क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि SBr2 में ब्रोमीन, ब्रोमीन तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ना जितना क्लोरीन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब SCl2 में अगर IMF स्ट्रॉन्गर आ रही है ना, तो उसके पीछे लॉजिक क्या होगी, पोलैरिटी की होगी, पोलैरिटी की। तो इसमें आप ये बताएंगे कि SCl2 इज मोर पोलर मॉलिक्यूल। मैंने आपको बताया वैसे रूल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब यहाँ पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अगेंस्ट बात जा रही है ना, तो इसलिए अब आपने किसी और एंगल से सोचना है। तो SCl2 इज मोर पोलर मॉलिक्यूल देन SBr2 in SCl2 stronger permanent dipole forces are present. Chlorine is more electronegative atom, so stronger permanent dipole forces are present in SCl2, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में है। अच्छा बेटा इसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिस्मथ इज अ डेंस मेटल इन द सेम ग्रुप एज फास्फोरस। आपको पता है डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये बिल्कुल डाउन द ग्रुप आ रहा है ना बॉटम में, तो इसलिए ये आपका मेटालिक करेक्टर इसमें आ रहा है। तो वो कह रहा है आप इसके ना जो मेटालिक बॉन्डिंग है उसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो बहुत आसान है, ये तो ओ लेवल्स वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको पॉजिटिवली चार्ज आइंस बनाने हैं। ये लाजमी नहीं है कि जो से ग्रुप में आप उतना चार्ज डालें, नहीं, बस आप पॉजिटिवली चार्ज आइंस, ये पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं, ये प्लस चार्ज आइन का है, ठीक है। और इसमें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स लाजमी ड्रॉ करने हैं, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके अंदर बेटा बॉन्डिंग हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आप बेशक इसको थोड़ा सा शो भी कर दें इस तरह करके कि ये जो है ना, दिस इज द मेटालिक बॉन्डिंग, ये बेटा आपके फिक्स्ड आइंस हैं, ये बेटा आपके डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। बिस्मथ रिएक्ट्स with chlorine to form BiCl3. Bismuth chloride is solid at room temperature. It melts when heated gently. मतलब बेटा यहाँ देखो, थोड़ा सा हीट करो ना तो मेल्ट हो जाता है, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट है ना। कह रहा है कि जेंटली थोड़ा सा हीट करो तो ये मेल्ट हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट। बिस्मथ क्लोराइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। अब मेरी बात सुनो, ये बात पहले भी डिस्कस हुई थी कि ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर से रिएक्शन करते हैं वो कौन से होते हैं, आयोनिक या कोवेलेंट। हाँ जी कोवलेंट। बेटा,
कोवलेंट, कोवलेंट यहाँ देखो ना, ये इसलिए बता रहा है कि बिस्मथ रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। और आपको पता है कि जो ग्रुप 5 के क्लोराइड्स होते हैं, PCl5 हो गया, ये वाटर से रिएक्शन करता है ना। आज भी हमने किया PCl5 का रिएक्शन वाटर से, तो HCl और H3PO3 बन रहा था। तो इस तरह बिस्मथ क्लोराइड भी वाटर से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो सजेस्ट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर शोन बाय बिस्मथ क्लोराइड। देखो स्ट्रक्चर से मुराद होता है ये सिंपल है, ये जॉइंट है। आपको इसने ये बता दिया कि मेल्ट व्हेन हीटेड जेंटली, तो आप बताएंगे कि लो मेल्टिंग पॉइंट है, सिंपल स्ट्रक्चर बिकॉज इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। आपने एक्सप्लेन करना है अपना आंसर। अगर आप कहेंगे ना स्ट्रक्चर में कि सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर, तो आपको आगे आंसर देना होगा बिकॉज इट हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा, इसमें बॉन्डिंग कौन सी है, कोवेलेंट है। बिस्मथ क्लोराइड में कैसे पता चला, आप कहेंगे इट इज हाइड्रोलाइज, ये वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसकी रीजन क्या होगा, बिकॉज इट इज हाइड्रोलाइज। बेटा आज के लिए हम इतना ही पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश यूजिंग केमिकल टेस्ट एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। टेबल 3.1 shows 4 pair of organic compounds। अब देखें इसमें, अगर आप फर्स्ट वाले को देखें तो इसमें A1 इज एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड है। और जो A2 है ये आपका कीटोन है। A1 इज एल्डिहाइड, A2 इज कीटोन। और इसमें आपने इसको डिस्टिंग्विश करना है, तो रिएजेंट कौन सा चाहिए होगा। तो एक तो बेटा आपके जहन में आ रहा होगा, अच्छा इसमें 2,4-DNPH तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि 2,4-DNPH तो दोनों के साथ, वो तो तमाम कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है ना 2,4-DNPH, ये तो दोनों ही कार्बोनाइल है। तो कार्बोनाइल तो ये दोनों है। अब आपको कार्बोनाइल के अंदर आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन वाला टेस्ट यहाँ पर चलेगा। तो आप यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक तो बेटा आप इसमें बता देंगे टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। और इसमें जो A1 है ना, A1 जो है, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो A1 गिव्स सिल्वर मिरर, A1 गिव्स सिल्वर मिरर। या आप प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं इसमें, कि सिल्वर प्रेसिपिटेट या ग्रे प्रेसिपिटेट। जबकि जो A2 है वो नहीं देगा बेटा, A2 नहीं देगा, A2 विल नॉट रिएक्ट विद टॉलरेंस। ये तो एक टेस्ट है। अब मैं आपको और भी इसमें ऑप्शन बताता हूँ। देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, कीटोन की नहीं होती। वैसे तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, टॉलरेंस एजेंट भी, लेकिन आप ये भी बता सकते हैं इसमें। वैसे जो मैं भी आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताने जा रहा हूँ ना, वो वैसे ज्यादा अल्कोहल्स के लिए आप यूज करते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7। लेकिन आपको पता है बेटा एल्डिहाइड रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और कीटोन की नहीं होगी। तो आप ये टेस्ट भी लिख सकते हैं इसमें, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो A1 क्या करेगा, A1 जो है गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, A1 गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। और कलर चेंज बेटा हम इसमें बताएंगे कि जो ऑरेंज सोल्यूशन है K2Cr2O7 का, वो ग्रीन में हो जाएगा, ऑरेंज टू ग्रीन। अच्छा इसके अलावा एक और भी है, वो भी आपको मैं बताता हूँ, ऑरेंज टू ग्रीन। एक और भी आप बेटा कर सकते हो, वो ये कि जो कीटोन है ना, इसमें देखो CH3CO ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड में CH3CO नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करोगे जी, ऐसे कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप लगा हो और ऐसे कंपाउंड जिसमें CH3CO ना हो। तो ऐसे ग्रुप्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा रिएजेंट डालकर, आयोडोफॉर्म, है ना। तो आप बेटा इसमें इसमें I2 और NaOH ये भी यूज कर सकते हैं। और जो A2 होगा इस दफा, A2 वो येलो प्रेसिपिटेट है। लेकिन फिलहाल आपको एक टेस्ट बताना है बेटा, ये दो बता दिए, ये काफी है।
सेकंड पर आते हैं B1 और B2। B1 में अगर आप सर देखें, फैलिंग भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं, फेलिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल फेलिंग भी कर सकते हैं बेटा। अगर आप B1 देखें तो B1 इज कीटोन और B2 भी कीटोन है, लेकिन अब आपको यहां पर देखिएगा कि एक मिथाइल कीटोन है, CH3CO आ रहा है, और दूसरा आपके पास इथाइल कीटोन है। अब आपको समझ आ रही होगी कि B1 और B2 को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन करना होगा, और आयोडोफॉर्म रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है एक्वस एक्वस अल्कलाइन आयोडीन। एक्वस अल्कलाइन आयोडीन मतलब आप इसमें I2 लेते हो और NaOH लेते हो, और क्या होगा, जिस जिस कीटोन या एल्डिहाइड में CH3CO होगा वो आपको येलो प्रेसिपिटेट देगा। तो B1 आपको येलो प्रेसिपिटेट देगा। B1 गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। इसी तरीके से अगर C1C2 को देखें तो C1C2 के अंदर ये देखें जी, आपके पास ये कार्बोनाइल है, दिस इज एस्टर। अब इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होगा, एक कीटोन है और एक एस्टर है, तो कीटोन पॉजिटिव टेस्ट देगा विद 2,4-DNPH, 2,4-DNPH के साथ। तो यहां जो रिएजेंट यूज होगा 2,4-DNPH, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जबकि एस्टर नहीं देगा इसके साथ। तो आप यहां लिखेंगे C1 gives deep orange precipitate, deep orange precipitate with C1, और C2 के साथ नहीं देगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह आ जाए आप आगे D1 एंड D2। D1 और D2 में देखें, ये आपके पास जो D1 आ रहा है ये है, इसमें एक तो टर्शियरी अल्कोहल है, अल्कोहल, और अल्कोहल बेटा आपका ये भी है, ठीक है। लेकिन जो इससे ज्यादा आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, वो है डबल बॉन्ड। आप देखेंगे कि आपको D2 में डबल बॉन्ड दिख रहा है, D1 में डबल बॉन्ड नहीं है। तो बेटा सबसे आसान और बेस्ट ये होता है, अगर आप कहेंगे ना जी मैं अल्कोहल के बेस पर आइडेंटिफाई करूंगा, तो वो भी हो सकता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, टर्शियरी की नहीं होगी, लेकिन उसमें आपको हीट करना पड़ता है। तो आप जब भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं आप देखते हैं कि कौन सा जल्दी से हो जाएगा, क्विकर मेथड कौन सा है। तो क्विकर मेथड ये है कि आप इसके अंदर अनसेचुरेटेड वाला टेस्ट करें, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों में ब्रोमीन डालें, तो D2 ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा, D1 नहीं करेगा, क्योंकि D1 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसमें जो रिएजेंट होगा वो आपका ब्रोमीन होगा, एक्वस ब्रोमीन। और D2 क्या करेगा, विजन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भेजेंगे। D2 क्या करेगा, D2 टर्न्स ऑरेंज टू कलरलेस, ऑरेंज टू बेटा रिकॉर्डिंग मैं इसकी भेजूंगा, डेफिनेटली भेजूंगा। अच्छा, अब बेटा देखिए ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा हैवी क्वेश्चन है ये। इसमें आपको ना अगर ऑर्गेनिक पे अच्छी ग्रिप होगी तो आप ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए कितना, पूरी ऑर्गेनिक के टेस्ट आपको तभी आ सकते हैं अगर आपको सारे रिएक्शन याद है। अच्छा, A1 एंड A2 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, प्रेस की बात कर रहे हैं। ये आपके पास है प्रोपानल और ये है जी प्रोपानन। तो A1 एंड A2 आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, डिफाइन दी स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो इसकी डेफिनेशन बेटा बहुत ही आसान है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, बस ये लिख देंगे इसमें, compounds having same molecular formula but different structural formula, different structural formula। अच्छा जी, अब आ जाए गिव द सिस्टमेटिक नेम ऑफ B2। सिस्टमेटिक नेम ऑफ B2 आपने इसको बेटा नाम देना है। ये आपके पास कीटोन है और आपने इसमें ये बताना होगा, देखिए सिस्टमेटिक नेम में ना अब आपको पोजीशंस का बताना होता है, तो आपको बताना होगा ये कार्बोनाइल किस कार्बन पर आ रहा है। 5 कार्बन वाला कीटोन है, लेकिन कार्बोनाइल इज प्रेजेंट एट थर्ड थर्ड पोजीशन पर, तो इसका नाम होगा पेंटेन 3 ऑन। इसका नाम क्या होगा, पेंटेन
पेंटेन 3 ऑन, ठीक है जी। इस तरह डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ D1, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ D1, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने बताना है जी। अब देखें 1 2 3 4 4 कार्बन हैं, 5 कार्बन है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर C5। अब देखें हाइड्रोजन्स कितने हैं जी इसमें, ये 2 हाइड्रोजन्स इधर, ये 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर, ये 2 हाइड्रोजन्स इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटा आपके पास यहाँ पर आ गए हैं जी 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो C5H10O। अच्छा, D2 forms polymer Z when heated gently. Identify the type of polymer that forms from D2। अच्छा, D2 जो है ना बेटा एक पॉलीमर Z बना रहे हैं, और आपने सिर्फ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन बताना है, तो बहुत आसान है। D2 का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ, देखें D2 में ना डबल बॉन्ड आ रहा है, और आपको पता है कि अगर मोनोमर्स आपके अनसैचुरेटेड हो, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो वो आपका एडिशनल पॉलीमराइजेशन होता है। अच्छा, ये है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ड्रॉ वन रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर जी। अब बेटा आपने इसका पॉलीमर बनाना है, जरा D2 का स्ट्रक्चर आप देख लें कि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन है। आप ना बेसिकली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को फोकस करें पहले, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये देखें, मैं इसको इस तरह करता हूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2OH, इस तरह है ना ये स्ट्रक्चर। अगर मैं दोबारा देख लूँ 1 2 3, हाँ। अब देखें आपने ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे करना है जी, ऐसे, ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और जो अगला डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन आ रहा है, और उसके साथ आगे क्या है जी, ये CH2 CH2OH। आप पहली बात इसको ऐसे करके लिखें, जब तक आप ऐसे नहीं लिखेंगे ना तो आपका जो पॉलीमर है वो ठीक नहीं बनेगा बेटा। तो सबसे पहले आपने मोनोमर को इस तरह शेप देनी है, और अब आप बड़े आसानी से पॉलीमर बना सकते हैं ऐसे। देखिए, बस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म कर दें, ये हाइड्रोजन आ गया CH2 CH2OH, और ये आ गया H। तो ये जी आपका पॉलीमर बन गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड E contain 3 carbon atoms। E reacts with cold dilute acidified KMnO4 to form a single compound F with MR 154.9। Figure 3.1 shows the infrared spectrum of E, and figure 3 show infrared spectrum of F। अच्छा, अब देखें इसमें पहले E की आप वो देख लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड E जो है ना, इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, और कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से जब रिएक्शन हो रहा है तो सिंगल कंपाउंड F बन रहा है। आपको पता है ना, जब ये जो कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 है, ये एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, और कोल्ड डाइल्यूट में क्या होता है कि पाई बॉन्ड टूटता है और हर कार्बन पर OH OH ग्रुप ऐड हो जाता है। तो हमें ये शक हो रहा है कि मे बी इसमें डबल बॉन्ड हो, तभी तो वो कह रहा है कि कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब ये होगा कि सिर्फ पाई बॉन्ड टूटेगा और हर कार्बन के ऊपर OH OH ग्रुप आ जाएगा। अब उसने E का ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आपको दिया है, और F का भी दिया है, मतलब E से जब F बनेगा ना तो दोनों का उसने आपको स्पेक्ट्रम दे दिया जी। अब एक चीज नोट करें ना, हमने तो ऐसे यहाँ पर अभी गेस किया था, क्योंकि वो कह रहा है कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4, तो हमें ये शक हुआ कि मे बी ये अल्कीन की ऑक्सीडेशन। तो जब अल्कीन की ऑक्सीडेशन होती है कोल्ड डाइल्यूट से तो डायोल बनता है ना, डायोल, डबल बॉन्डेड कार्बन, पाई बॉन्ड टूटेगा, हर कार्बन पर OH आएगा। तो आप देखें यहाँ F के अंदर तो आपको वही अल्कोहल वाली पीक भी नजर आ रही है भाई, ये अल्कोहल वाली पीक भी है। तो हम जरा देखते हैं कि ये E में क्या डबल बॉन्ड है भी या नहीं है, पहले ये चेक करते हैं जी। E में देखें आपके पास एक पीक आ रही है 1100 1200 और 13 के दरमियान, एक आ रही है आपकी 14 के दरमियान, ये 14, और एक आपकी आ रही है तकरीबन 15 और 16 के पास ये। तो जरा डाटा बुकलेट पे E का पहले स्पेक्ट्रम चेक करते हैं जी, E का।
देखिए एक तो ये 1500 और 1680 के दरमियान, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तो ये अल्कीन की है बेटा, है ना। तो हमें हमारा जो ऊपर हमने गेस किया था ना कि मे बी इसमें डबल बॉन्ड हो तभी कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड केमिनोफोर से रिएक्शन हो रहा है, तो वो गेस ठीक है, क्योंकि बेटा आपने जो इसका स्पेक्ट्रम देखा है ई का, उसमें ये 1500 से 1680 के दरमियान जो पीक आती है ना, 1500 से 1680 पर सेंटीमीटर, ये किस वजह से आती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से आती है। और दूसरा, इसको मजीद कंफर्म एफ से हम करेंगे कि आपको पता है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन, उसके अंदर आप कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड केमिनोफोर डालें तो डायोल बनता है ना। तो अब देखें आपके पास ये पीक आ रही है 31, 32, 33, 34, 35, 36, तो ये आपकी 32 से 36 के दरमियान, 3200 से 3600 पर सेंटीमीटर के दरमियान पीक आ रही है। ये देखें, ये अल्कोहलिक OH, जो अल्कोहल का OH है, ठीक है, तो ये आपका अल्कोहल का OH की पीक आ रही है। अब बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखते हैं इसका। कह रहा है बोथ स्पेक्ट्रा शो एब्जॉर्प्शन बिटवीन 2850 एंड 2950। वो तो बेटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। देखें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता है, तो उसकी पीक आपको हर जगह मिलती है। यूज दी टू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा and the table 3.2 to identify the functional group present only in E. अच्छा, explain your answer referring only to absorption at frequency greater than 1500. देखें, ये हमने डिस्कस कर लिया कि ई में आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, एब्जॉर्प्शन जो आ रही है इसकी, एब्जॉर्प्शन एट 1500 टू 1680 पर सेंटीमीटर। और दूसरा बेटा जो एफ का आ रहा है वो आपके पास जो अल्कोहल का OH है उसकी वजह से आ रहा है। देखो क्या लिखा है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी OH को बोलते हैं ना। और इसकी जो एब्जॉर्प्शन आ रही है एट 3200 से 3650 पर सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा अब आगे चलते हैं, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ई। अच्छा अभी ई की बात कर रहा है, जो हमने ऊपर देखा था बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ई है, जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, याद रखिएगा 3 कार्बन एटम्स हैं और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ई shows a molecular ion peak एंड एक मॉलिक्यूलर आयन पीक बता रहा है और एक M+2 पीक बता रहा है, और जो दोनों पीक्स है ना उनकी हाइट तकरीबन बराबर है। तो बताएं इससे क्या बात समझ आती है, अगर M+ और M+2 की पीक हो, दोनों की हाइट इक्वल हो, तो ऐसे कौन सा आइसोटोप है जिसमें 2 यूनिट्स का फर्क है और दोनों की अबंडेंस भी सेम है? ब्रोमीन। ब्रोमीन है, वो है जी ब्रोमीन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कंपाउंड ई है, एक तो इसमें 3 कार्बन है, एक इसमें ब्रोमीन भी है, और तीसरा इसमें डबल बॉन्ड भी है। तो ये बातें आपको अभी तक पता चल गई हैं इसके बारे में। अब कह रहा है डिड्यूस द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। देखो एक जो पीक आ रही है वो 120 पर आ रही है, ये ब्रोमीन 79 की वजह से होगी। एक जो पीक आ रही है वो 122 की वजह से आ रही है, ये ब्रोमीन किस वजह से होगी? ये ब्रोमीन 81 की वजह से होगी। आपको पता है ना ब्रोमीन के जो 2 आइसोटोप्स हैं, ब्रोमीन 79 है और ब्रोमीन 81 है, तो और 50-50% तकरीबन दोनों की अबंडेंस है। तो ये जो 120 वाला है ना, 120 मॉलिक्यूलर मास, ये इसमें 79 वाला ब्रोमीन होगा, जो 122 वाला है उसमें 81 वाला ब्रोमीन होगा। भाई इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, बताएं। हाँ जी बेटा, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? सर पहले वो निकाल लेते हैं ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम तो हमें पता है, वो तो 3 है। सर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बस 3 कार्बन वाला एक डबल बॉन्ड डाल दें, एक ब्रोमीन डाल दें, हाइड्रोजन पहले करते हैं। शाबाश, कहीं भी डाल दें। बताएं जी क्या आ रहा है इसका MR?
कैलकुलेट करें भाई इसका। अब पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे 79.9 दिखा होगा, 79.9 निकालें जल्दी से, क्या आ रहा है? शाबाश। 120.9 नहीं आ रहा क्या? जी सर। 120 और ये स्ट्रक्चर बेटा हमने बना दिया, वो नीचे स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है कि आप इसका स्ट्रक्चर भी सजेस्ट करें। वैसे अगर आप इसका एवरेज भी ले लेते हैं ना, 120 प्लस 122 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि देखिए दोनों की 50-50% अबंडेंस है ना, तो उस तरीके से भी आ सकता था, क्योंकि दोनों की अबंडेंस 50% है ना। तो यहाँ पर ये तो नहीं आप करेंगे कि उसकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई भी करें, क्योंकि दोनों की इक्वल है, बस आप इनका एवरेज ले लें 120 प्लस 122 डिवाइडेड बाय 2, तो फिर भी आपका 120.9 या 121 बोथ आर एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर सी का, इसमें 3 कार्बन हैं, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एक ब्रोमीन है। अब आपकी मर्जी है बेटा, आप जहां मर्जी डबल बॉन्ड लगाएं, जहां मर्जी ब्रोमीन लगाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। या इसमें ये बना दें। नेक्स्ट चलते हैं जी, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ई विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 टू फॉर्म F। ये इसने एक पूरा रिएक्शन पूछा है इसी का ही, कि आप जब इस मॉलिक्यूल के अंदर कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4 डालते हैं, मतलब ये चीज भाई, 2 OH इसमें ऐड करते हैं, एक OH बेटा इधर आकर लग जाएगा, इधर एक OH इधर आकर लग जाएगा। बस अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दें क्या बनेगा। पहले रिएजेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे ना, 1 2 3, 3 कार्बन है, C3, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। इसमें जब आप OH OH ऐड करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, C3। अब हाइड्रोजन भर जाएंगे, 2 हाइड्रोजन मजीद आ गए ना, तो H7 हो जाएगा, Br एक ही है और 2 O भी आ गए जी, अब O2। तो आपने आफ्टर दी हाइड्रोक्सिलेशन OH ग्रुप को ऐड करने के बाद जो बनेगा वो आपने यहां लिखना है। नेक्स्ट देखें जी, ये भी काफी ट्रिकी है ये जो क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं। C2 कैन बी सिंथेसाइज्ड यूजिंग A1 एज अ सिंगल ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। C2 कैन बी सिंथेसाइज्ड यूजिंग A1 एज अ सिंगल ऑर्गेनिक रिएक्टेंट। इसमें आपने ये एस्टर बनाना है, लेकिन आपका ना स्टार्टिंग रिएक्टेंट यही होगा भाई, A1, इसी से बनाना है बस। तो आपको पता है कि एस्टर बनाने के लिए यू नीड 2 रिएजेंट्स, आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए और एक आपको अल्कोहल चाहिए, लेकिन दोनों आपने A1 से बनाने हैं बेटा, A1 से। तो A1 आपका क्या है, ये एल्डिहाइड है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बेटा इस एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बनेगा, इसमें पता है हम क्या करें, इसकी हम रिडक्शन कर दें, रिडक्शन, तो अल्कोहल बन जाएगा LiAlH4 या NaBH4। आपको पता है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं उसकी आप किसी भी तरीके से रिडक्शन कर सकते हैं, LiAlH4 से भी, NaBH4 से भी। तो अगर आप बेटा इसकी रिडक्शन करते हैं, 2 एटॉमिक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे, एक बेटा इधर ऐड हो जाएगा, इधर एक इधर, तो ये बनेगा आपके पास CH3 CH2 और ये OH। ये देखें जी, ये 2 हाइड्रोजन जो ऐड हुए, तो ये आपका बन गया प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा, आपने पता क्या करना है, ये जो A1 है ना, A1 सपोज करते हैं जी 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो आप इससे पता कितना लेंगे, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर लेंगे, तो थोड़ा सा लेंगे 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, उससे उसकी रिडक्शन करवा देंगे। तो जो रिमेनिंग 10 क्यूबिक सेंटीमीटर बचा होगा ना, ये जो रिमेनिंग 10 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास A1 बचा होगा, अब आपने बेटा इसको किस में कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका क्या करें, इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसकी आप ऑक्सीडेशन करेंगे K2Cr2O7 से, तो ये बन जाएगा जी, ये देखिए आपका प्रोपानोइक एसिड भी बन गया। यही मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन पहले सुन लो कि करना क्या है जी। अब आप क्या करोगे कि इन दोनों को मिक्स करोगे। अब इसका क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, कह रहे कि C2 can be synthesized using A1 as a single organic reactant. Devise a multi-step synthetic route to form C2 from A1. Multi-step होगा, अभी बताता हूँ कैसे। Identify relevant reagent and condition and state the organic product of each step. पहले मैं अगर आपको रिएक्शन कर दूं ना, ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये A1 मैंने लिया है, A1 इसका जी, ये मैंने लिया था प्रोपानल, इसकी की मैंने रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4,
मेरे पास बनेगा CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेन 1O। अच्छा, इसी तरह मैंने फिर A1 जो कुछ बच गया था वो दोबारा लिया, A1 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसकी मैंने इस दफा ऑक्सीडेशन किया भाई। अब मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन, मतलब ए को ना, आप याद रखो, ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, कुछ ए ये है और कुछ ए ये है। तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये बन गया आपके पास प्रोपानोइक एसिड। अब क्या करूंगा जी, ये जो दो मेरे पास बने हैं ना, बस इनका आपस में रिएक्शन होगा। अब इन दोनों को मिक्स करूंगा, तो एक इसमें है जी आपके पास प्रोपानोइक एसिड, ये प्रोपानोइक एसिड लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, और दूसरा बेटा मैंने इसमें लेना है प्रोपेन 1 ओल, ये ले लिया। अब in the presence of concentrated sulfuric acid, heat under reflux, अब क्या होगा, कार्बोक्सिलिक से OH अल्कोहल से H निकल जाए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये बनेगी। इसका नाम है प्रोपाइल प्रोपाइल प्रोपानोएट। बेटा ये आपने इसमें काम करना है, लेकिन आपको इसमें वर्डिंग में लिखना होगा, ना कि रिएक्शन, क्योंकि उसने बेटा मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर उसने रिएक्शन आपसे मांगे। आप ये लिखोगे, अब जरा सुन लो लिखना क्या है। अब ये बताओ कि divide the volume of A1 into two equal parts, ठीक है। फिर क्या करें, one part of A1 reduce the one part of A1 by using NaBH4 or LiELH4, and propane 1 is formed, and propane 1 is formed। फिर क्या कहेंगे जी, आपने ये कहना है इसके बाद, oxidize the second part of A1 by using acidified K2Cr2O7, और इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, प्रोपानोइक एसिड इज फॉर्म्ड, प्रोपानोइक एसिड इज फॉर्म्ड। फिर आपने बेटा ये बताना है इसके बाद कि मिक्स द टू प्रोडक्ट्स in the presence of concentrated sulfuric acid, mix these two products, आगे नाम लिख देंगे कौन से दो, in the presence of concentrated sulfuric acid, ठीक है, and heat under reflux। तो बेटा फिर आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, ये तो